हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। साथियों, यहाँ पर पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया गया है। अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी साथी आंसर करेंगे। छात्रों के लेखन को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताएं। स्वयं छात्रों के साथ मिलकर लिखकर लेख के महत्व को बताएंगे, लेख के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। उपरोक्त सभी लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। छात्रों के लेखन को प्रभावी बनाने हेतु जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर स्वयं छात्रों के साथ मिलकर लिखकर, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन जो है दोस्तों ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। छात्र अनुशासित नहीं है तो आप शिक्षक के तौर पर क्या करेंगे? बताइएगा, प्रयास कर सकते हो। अगर छात्र जो है अनुशासन में नहीं है तो आप शिक्षक के तौर पर क्या करेंगे? अनुशासन का महत्व बताएंगे, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करेंगे, विद्यालय के प्रेरक कार्यों में भाग लेने को कहेंगे, शिक्षक स्वयं अनुशासित बन प्रेरणा देंगे। सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक लग रहा है। क्यों भाई? शिक्षक जो है स्वयं अनुशासित बन प्रेरणा देंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को पता है शिक्षक का आचरण जो है बच्चों के लिए आदर्श होता है। यदि शिक्षक खुद अनुशासित है तो बच्चे स्वतः अनुशासन सीखते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है? भाषण विधि, करके सीखने की विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, वार्तालाप विधि। सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, सभी लोग बताएं। सभी लोग प्रयास करें। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, करके सीखने की विधि। साथियों, सबसे जो प्रभावी तरीका होता है सीखने का वो स्वयं जो छात्र स्वयं उस कार्य को करके सीखते हैं, तो यही आपका जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर चौथा देखिएगा। 14 वर्ष तक शिक्षा और स्कूल में टिक कर शिक्षा निम्नलिखित में से किस शिक्षा नीति का मूल मसौदा है? बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। चलिए भाई, जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। 14 वर्ष तक शिक्षा और स्कूल में टिक कर शिक्षा निम्नलिखित में से किस शिक्षा नीति का मूल मसौदा है? चलिए प्रयास करें। आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। सवाल नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन जो है गुणात्मक रूप से अधिगम सहायक सामग्री मानी जाती है? पासा छड़ी, मोती डाइस, फ्लैश कार्ड, उपरोक्त सभी। बताएं, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए जवाब करें सभी प्यारे साथी। साथियों, यहाँ पर आप देखोगे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, पासा छड़ी, मोती डाइस, फ्लैश कार्ड, ये सब दोस्तों कह सकते हो बच्चों के सीखने को रोचक और प्रभावी बनाते हैं, इसलिए सभी जो है गुणात्मक सामग्रियां हैं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर अगला देखिएगा। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। आपको इतना बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। सवाल नंबर 6। कक्ष में विद्यार्थियों को अच्छा, औसत और कमजोर के रूप में वर्गीकृत करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं।
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करें यहाँ पर। चलिए भाई, चलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करें और एक बार आप लोग आंसर करें। देखिए, आप लोग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए, कक्ष में विद्यार्थियों को अच्छा, औसत और कमजोर के रूप में वर्गीकृत करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? आप कहोगे सर योग्यता। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखें, छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता या योग्यता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है ताकि उनकी जरूरत के अनुसार उनकी मदद की जा सके। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखें। देश के सभी राज्यों में नामांकन आधारित शिक्षक चयन की नीति अपनाई गई है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात है। बताइए 30, 40, 50, 60। सब लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए बताएं, देश के सभी राज्यों में नामांकन आधारित शिक्षक चयन की नीति अपनाई गई है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात होना चाहिए 40। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा। चलिए, यहाँ पर जो 25 प्रश्न दोस्तों रखे गए हैं लेवल अच्छा है, लेकिन अगला जो आपका 25 प्रश्न देखने को मिलेगा उसमें जो है साधारण लेवल रखा गया है, क्योंकि पेपर में जो प्रश्न बनते हैं दोनों लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस प्रक्रिया से समुदाय एवं परिवार अपने सदस्यों को मूल्यों द्वारा शिक्षित करते हैं क्या कहलाता है? सामाजिकरण, सांस्कृतिकरण, घरेलूकरण, पश्चिमीकरण। सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। जिस प्रक्रिया से समुदाय एवं परिवार अपने सदस्यों को मूल्यों द्वारा शिक्षित करते हैं क्या कहलाता है? बताएं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखें, जिस प्रक्रिया से समुदाय एवं परिवार अपने सदस्यों को मूल्यों द्वारा शिक्षित करते हैं उसे सामाजिकरण कहते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। भैया आप लोग अंत में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। अगला सवाल देखें। शिक्षण के व्यावसायिक स्वरूप की विशेषता में शामिल है पेशेवर कौशल एवं नेतृत्व प्रशिक्षण, नैतिक मानकों का पालन एवं प्रबंधकीय भूमिका, विभागीय नियोजन एवं समन्वय, उपरोक्त सभी। बताएं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, सवाल का जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें, शिक्षण पेशेवर कौशल, नैतिक आचरण, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक समझ, इन सभी गुणों की अपेक्षा करता है। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। एकल नामांकन अनुपात यानी ग्रास एनरोलमेंट रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? बताएं। यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। थोड़ा सा जो है ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से। एकल नामांकन अनुपात यानी ग्रास एनरोलमेंट रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताएं। ग्रास एनरोलमेंट रेशियो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहली से 5वीं कक्षा में नामांकन योग्य बच्चों की कुल संख्या, पहली से 5वीं कक्षा में नामांकित बच्चों की संख्या, मानव विकास सूचकांक द्वारा प्रस्तावित शिक्षा अनुपात। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। साथियों याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है। एनरोलमेंट रेशियो में जो है नामांकन बच्चों, कह सकते हो कि जो है एनरोलमेंट रेशियो में जो है नामांकन योग्य बच्चों की संख्या, वास्तविक नामांकन और मानव विकास सूचकांक का डाटा तीनों को शामिल किया जाता है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। एनरोलमेंट रेशियो में जो है नामांकन योग्य बच्चों की संख्या और वास्तविक नामांकन और मानव विकास सूचकांक का डाटा तीनों इसमें जो है शामिल किया जाता है। आप कहोगे सर ये तीनों विकल्प आपके राइट हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 11।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आकलन और मूल्यांकन के बारे में सत्य है। यानी आपको बताना है इसमें से जो है आपका आकलन और मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल राइट है। आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। बताइएगा आकलन और मूल्यांकन के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कहता है एक शिक्षक के 10 से 30% समय आकलन और मूल्यांकन में व्यतीत होता है। ऑप्शन सेकंड कहता है मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग छात्र की शैक्षिक प्रगति का निरीक्षण करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन थर्ड कक्षा शिक्षक मानकीकृत परीक्षण के विकास और प्रशासन के प्रति जिम्मेदार है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एक शिक्षक के 10 से 30% समय जो है आकलन और मूल्यांकन में व्यतीत होता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब यह निष्पक्ष और शिक्षक पूर्वग्रह से मुक्त होता है, जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है, समय के साथ अनुकूल परिणाम देता है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के खिलाफ बचाव करता है। बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए प्रयास करिएगा। एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब यह जो है जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है। यहाँ पर दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड वाले साथी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पुराने छात्रों पर ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्थित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखें और आंसर। चलिए भाई सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 13 का ध्यानपूर्वक एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें और आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पुराने छात्रों पर ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्थित करता है। बताएं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए यहां पर साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है, ध्यान से देखिएगा, छात्र की पास फेल प्रणाली की अपेक्षा ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आपका यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, स्वायत्त विद्यार्थी का क्या अर्थ है। बताइए स्वायत्त विद्यार्थी का क्या अर्थ है। सभी लोग प्रयास कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। आप कहोगे सर स्वयं सीखना, यानी ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखें ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। आईसीटी की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध श्रव्य माध्यम शामिल है। टेलीविजन, रेडियो, वीडियो, कंप्यूटर। सवाल नंबर 15 का सभी लोग आंसर करें और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। चलिए आईसीटी की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध श्रव्य माध्यम शामिल है। चलिए अच्छा, आज जो है ये क्वेश्चन का लेवल जो है आपको बेहतर लग रहा होगा। साथियों देखिए जो पेपर में प्रश्न बनते हैं दोनों लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें जो है कुछ टिपिकल लेवल होता है, कुछ जो है बिल्कुल सामान्य लेवल प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए एक बार, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आईसीटी की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विशुद्ध श्रव्य माध्यम शामिल है। टेलीविजन, रेडियो, वीडियो, कंप्यूटर। बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आंसर दे सकते हो। चलिएगा यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर अगला देखिएगा, आईसीटी के कम्युनिकेशन टूल्स किस नाम से जाने जाते हैं। बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कर सकते हो आप सभी प्यारे साथी। बताएं आईसीटी के कम्युनिकेशन टूल्स किस नाम से जाने जाते हैं। बताइएगा। 2.0 वेब 2.0 आपका ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेब 2.0 जो है ये आपका तकनीकी जैसे ब्लॉग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को बढ़ावा देती है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, लेसन प्लान यानी पाठ योजना का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। बताएं। विषय वस्तु, शैली सामग्री, प्रतिफल परीक्षण,
उपरोक्त सभी बताएं। लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? चलो भाई आंसर करो सब लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं। चलिए सभी लोग आंसर दें। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए वो राइट है। लेसन प्लान में दोस्तों विषय वस्तु, उसकी प्रस्तुति की शैली और प्रतिफल जो है, ये तीनों चीज़ें जो है शामिल होती हैं। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें। क्लोज टेस्ट निर्माण प्रक्रिया संबद्ध है बताएं। क्लोज टेस्ट निर्माण प्रक्रिया जो है किससे संबंधित है? रिक्त स्थानों की पूर्ति से, रिक्त वर्णों की पूर्ति से, रिक्त अनुच्छेदों की पूर्ति से, रिक्त संख्याओं की पूर्ति से। चलो आंसर करो सब लोग। क्लोज टेस्ट निर्माण प्रक्रिया किससे संबंधित है? चलिए बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर कर सकते हो आप लोग। चलिए सभी लोग आंसर करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति से। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों क्लोज टेस्ट में जो है वाक्यों के बीच रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें जो है छात्रों के उपयुक्त शब्दों से भरना होता है। यानी छात्रों को जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है और इसे क्या कहते हैं? क्लोज टेस्ट प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए। गणित विषय के प्रति चिंता एवं भय जैसी मनोवैज्ञानिक कारकों के उत्तरदायी कारक क्या है? कक्षा कक्ष का वातावरण, घर का वातावरण, समाज का वातावरण, उपरोक्त सभी। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई देखिए आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। आपके लिए बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आपका कर्तव्य बनता है एक लाइक ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाएँ। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बताएं। चलिए आंसर करें। गणित विषय के प्रति चिंता एवं भय जैसी मनोवैज्ञानिक कारकों के उत्तरदायी कारक क्या है? आप कहोगे सर कक्षा कक्ष का वातावरण भी होता है, घर का भी वातावरण होता है, समाज का भी वातावरण होता है। यानी उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कक्षा का माहौल और घर का समर्थन और समाज का रुझान तीनों मिलकर दोस्तों गणित के प्रति बच्चे का नजरिया तय करते हैं। आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो भाई। संख्या 1 से 9 को जानने की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। 2 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 5 से 7 वर्ष। बताइए सभी लोग आंसर करें यहाँ पर भाई। चलिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए प्रयास करें। यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 वर्ष। संख्या 1 से 9 को जानने की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? 2 से 3 वर्ष। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें। गणितीय फार्मूले व सूत्रों का प्रयोग कर प्रश्न को हल करने की विधि क्या कहलाती है? बताएं। निगमन विधि, आगमन, निगम, नागमन और यहाँ पर दिया है आपका उपरोक्त सभी। बताएं राइट आंसर क्या होगा? आंसर कर सकते हो आप सभी प्यारे साथी। चलिए प्रयास करें। गणितीय फार्मूले व सूत्रों का प्रयोग कर प्रश्न को हल करने की विधि कहलाती है निगमन विधि। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में जो है उल्लिखित है? बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाए? बताएं। चलिए भाई चलिए सभी लोग प्रयास करें। भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? चलिए आप कहोगे सर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी भाग 17 इसको बोलेंगे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अनुसार अंग्रेजी है सहभाषा, राजभाषा, सह राजभाषा, प्रादेशिक भाषा। बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग यहाँ पर प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। बताएं। चलो सब लोग आंसर यहाँ पर देने का प्रयास करें। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा आप कहोगे सर आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अनुसार अंग्रेजी जो है एक सह राजभाषा है। ऑप्शन थर्ड दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका सवाल नंबर 24। छात्रों पर बड़ों का नियंत्रण इस धारण में जो है फिनन क्या समझाना चाहता है? बताएं। जवाब देने का प्रयास करें। छात्रों पर बड़ों का नियंत्रण इस धारण में फिनन क्या समझाना चाहता है?
साथियों याद रखें, फिनन के अनुसार जो है बड़ों का नियंत्रण मुख्यतः उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं से निर्धारित होता है कि बच्चे कैसा व्यवहार करें। आपका दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह छात्रों के प्रति बड़ों की उम्मीदों से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, विद्यालय अथवा कक्षा की अधिकांश पठन पाठन सामग्रियां निम्नलिखित में से जो है किस आयाम व विमा से संबंधित होती हैं, बताएं। चलो भाई आंसर कर सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर दे सकते हो। विद्यालय अथवा कक्षा की अधिकांश पठन पाठन सामग्रियां निम्नलिखित में से किस आयाम व विमा से संबंध होती हैं। आप कहोगे सर 3 डायमेंशनल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर शुरू होता है। अब जो 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इनका लेवल जो है थोड़ा सा नॉर्मल है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सर्वोच्च लक्ष्य है, बताइए। ज्ञान प्रदान करना, व्यक्तित्व का समग्र विकास करना, पाठ्यक्रम पूरा करना, सूचना रटना, बताएं। प्रयास करें आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखें, किस सिद्धांत के अनुसार जो है सीखना अनुभव के माध्यम से होता है, बताइएगा। चलिए सभी लोग आंसर करें यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस सिद्धांत के अनुसार सीखना जो है अनुभव के माध्यम से होता है। आप कहोगे सर अनुभव जन अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, शिक्षण में निम्नतम से उच्चतम स्तर की सोच किस मॉडल का आधार है, बताइए। सभी लोग प्रयास करें। शिक्षण में जो है निम्नतम से उच्चतर स्तर की सोच किस मॉडल का आधार है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर कर सकते हो। आप कहोगे सर ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षण में निम्नतम से उच्चतम स्तर की सोच किस मॉडल का आधार है, ब्लूम का टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, जब एक शिक्षक जो है जटिल अवधारणाओं को सरल तरीके से प्रस्तुत करता है यह कहलाता है विश्लेषण, सरलीकरण, अनुकूलन, अनुकरण, बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब एक शिक्षक जटिल अवधारणाओं को सरल तरीके से प्रस्तुत करता है यह क्या कहलाता है, बताइए। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सरलीकरण। भाई देखिए लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। सवाल नंबर अगला देखें, कक्षा में छात्र की त्रुटि किसका संकेतक मानी जाती है, बताएं। चलिए कक्षा में जो है छात्र की त्रुटि किसका संकेतक मानी जाती है, शिक्षक की असफलता का, छात्र की अक्षमता का, अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा, परीक्षा में विफलता का। साथियों याद रखें अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। कक्षा में जो छात्र त्रुटि करते हैं दोस्तों ये आपका जो है अधिगम के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है छात्र जो त्रुटियां करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल देखो भाई, प्रभावी शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या है, बताइए। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त व्यवहार जो है क्या है। आप कहोगे सर संवादात्मक एवं सहभागी होना। आपका बी ऑप्शन राइट। साथियों लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा इन 50 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। सवाल नंबर अगला, शिक्षण योजना बनाते समय शिक्षक को किस बात का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, अपनी सुविधा, पाठ्यपुस्तक की कठिनाई, छात्रों की रुचि और स्तर, समय का प्रबंधन, बताएं। चलिए शिक्षण योजना बनाते समय शिक्षक को किस बात का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, चलिएगा। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें शिक्षण योजना बनाते समय जो है पहले शिक्षक को छात्र की रुचियों, क्षमताओं और शैक्षिक स्तर को समझना चाहिए जो है, ताकि वह सही और उपयुक्त सामग्री चुन सके। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट। अगला सवाल, शिक्षक जब छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि दिखाता है तो यह क्या कहलाता है, बताइए। आंसर करें। शिक्षक जब छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि दिखाता है तो यह क्या कहलाता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखें, सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है
यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, सभी लोग प्रयास करें। सीखना जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह विचार जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन डीवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें। शिक्षण में मंचन तकनीकी यानी रोल प्ले मेथड का प्रयोग मुख्यतः किसके विकास में लिया जाता है? बताएं, राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण में जो है मंचन तकनीक यानी रोल प्ले मेथड का प्रयोग मुख्यतः जो है किसके विकास में लिया जाता है? आप कहोगे सर सामाजिक कौशल के विकास में। डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? बताइए, शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण जो है क्या है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। कठोरता, करुणा और सहिष्णुता, क्रूरता, निरंकुशता। बताएं। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शिक्षक के लिए दोस्तों करुणा और सहिष्णुता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि ये गुण छात्रों के साथ एक सकारात्मक और सहायक संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें। सतत अधिगम का सही उदाहरण क्या है? बताइए, सतत अधिगम का सही एग्जाम्पल क्या है? प्रयास करिएगा। चलिए, यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। जीवन प्रयत्न सीखना। साथियों याद रखें, सतत अधिगम का अर्थ होता है जीवन भर चलने वाली सीखने की प्रक्रिया, जो केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। साथियों, इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है और लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आंसर करिएगा। इससे ये पता चलता है कि ऐसे कितने छात्र व छात्राएं हैं जो लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं। शिक्षण में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए, फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर अधिगम में सुधार करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट। अगला सवाल। किसी शिक्षक द्वारा जो है छात्रों के व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करना दर्शाता है? पक्षपात, समावेशन, भेदभाव, तिरस्कार। बताएं, किसी शिक्षक द्वारा जो है छात्रों के व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करना क्या दर्शाता है? बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर समावेशन। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल। कक्षा में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति का संकेतक है? बताएं। सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। कक्षा में जो है स्व अध्ययन को बढ़ावा देना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति का संकेतक है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्व अध्ययन को बढ़ावा देना छात्र केंद्रित शिक्षण रणनीति का हिस्सा है, जिसमें छात्र अपनी खुद की सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल। अच्छे शिक्षक में कौन सा गुण होना अपेक्षित है? बताइए, अच्छे शिक्षक में जो है कौन सा गुण होना अपेक्षित है? आप कहोगे सर अन्वेषण और जिज्ञासा को प्रेरित करना। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, अच्छे शिक्षक को छात्रों में जो है अन्वेषण और जिज्ञासा को प्रेरित करना चाहिए, ताकि वे नए ज्ञान को खोजें और स्वयं सीखने की इच्छा रखें। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें। शिक्षण में कौन सी प्रवृत्ति जो है कक्षा को सबसे अधिक जीवंत बनाती है? बताएं। शिक्षण में जो है कौन सी प्रवृत्ति कक्षा को सबसे अधिक जीवंत बनाती है? बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवाद और सहभागिता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों याद रखें, संवाद और सहभागिता कक्षा को जो है जीवंत बनाते हैं, क्योंकि इससे जो है छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल होने का अवसर मिलता है और वे सीखने में रुचि रखते हैं। आपका बी ऑप्शन राइट। प्रेरणा यानी मोटिवेशन का शिक्षण प्रक्रिया में क्या स्थान है? बताइए, मोटिवेशन का जो है शिक्षण प्रक्रिया में क्या स्थान होता है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है बी ऑप्शन अनिवार्य दिया है, ये आपका राइट हो जाएगा। प्रेरणा जो है शिक्षण प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह दोस्तों छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करती है और उनकी संलग्नता बढ़ाती है। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में प्रमुख है? बताइए, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में प्रमुख है सामाजिक समरसता का विकास,
आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख क्षेत्र जो है बताइए कौन सा है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख क्षेत्र जो है आपका कौन सा है बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, छात्रों के व्यवहार को समझना। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का साथियों मुख्य उद्देश्य है छात्रों के व्यवहार को समझना और उनके मानसिक विकास को अनुकूल बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियां विकसित करना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, शिक्षा का लोकतांत्रिकरण का अर्थ क्या है बताइए। लोकतांत्रिकरण का अर्थ क्या है बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर देखोगे दोस्तों बी ऑप्शन जो दिया है, शिक्षा का सर्वसुलभ और समान अवसर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा का लोकतांत्रिकरण का अर्थ है शिक्षा का सर्वसुलभ और समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, अध्यापन कार्य में प्रभावी तकनीकी सहायता का उदाहरण है। चलिए बताएं, सभी लोग आंसर कर सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। अध्ययन यहाँ पर दिया है, अध्यापन कार्य में प्रभावी तकनीकी सहायता का उदाहरण क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पावर पॉइंट प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखें, पावर पॉइंट प्रस्तुति जो है एक प्रभावी तकनीकी सहायता है जो शिक्षक को विजुअल और ऑडियो माध्यमों के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने में मदद करती है। तो आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, एक शिक्षक छात्रों को विषय में रुचि कैसे जगा सकता है बताइए। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। एक शिक्षक जो है छात्रों को विषय में रुचि कैसे जगा सकता है। आप कहोगे सर विषय को जीवनोपयोगी बनाकर, यानी जीवन से जोड़कर। किसी भी विषय को जब आप लोग जीवन से जोड़ देते हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ज़्यादा जो है रोचक हो जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य में कौन सा बिंदु जो है शामिल नहीं है बताएं। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य में कौन सा बिंदु जो है शामिल नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर व्यक्तिगत लाभवाद। आपका यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, शिक्षण में समूह कार्य जो है ग्रुप वर्क का क्या उद्देश्य है बताएं। चलिए, शिक्षण में जो है समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क का क्या उद्देश्य है। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहयोग और सहभागिता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यहाँ पर पूरे 50 प्रश्नों को कवर किए गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। आप लोग बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा। और यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल था, शुरुआत के 25 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे और जो बाद के 25 क्वेश्चन थे ये भी अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा ये जो है सामान्य लेवल था। आप लोग बताइए कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, और इसको जो है इस वीडियो को अगर एक बार में चीज़ें आपको क्लियर ना हो 2 बार देखें, लेकिन ज़रूर कवर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। समय जो है धीरे धीरे जो है नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।